हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? सो दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ a study of hydrocarbons and their derivatives. Hydrocarbons, their derivatives. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एटसेट्रा। और डेरिवेटिव क्या होते हैं? जैसे अल्कोहल, एस्टर्स, ईथर्स एटसेट्रा। 1828 के पहले यह माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता है। इन द ईयर ऑफ 1815 बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी। इस थ्योरी के हिसाब से दिस वाइटल फोर्स इज responsible for the formation of organic compound। तो उस समय के साइंटिस्ट ने बिल्कुल समझ लिया था कि शायद हम लोग इसे बना नहीं सकते हैं। उसी समय 1828 में एफ होलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया लैब में। अमोनियम साइनेट को गर्म किया, जिसकी वजह से यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। यह है अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, एक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया, लेकिन एलिमेंट से सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COOH is the first organic compound synthesized from elements। तो इस तरह से ये हिस्ट्री रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और उसके बाद देखा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा है कि इस ब्रांच को बिल्कुल सेपरेट किया गया। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। आर है, इसे हम अल्काइल ग्रुप के नाम से जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आर के साथ जब एच जोड़ दिया तो ये बन गया हाइड्रोकार्बन, अल्केन। अब इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को हटाया और कोई भी ग्रुप जोड़ दिया, तो आर के साथ एक ग्रुप जुड़ गया। अब इसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव।
अभी अभी मैंने जो बताया था कि R के साथ OH लग गया तो ये बन गया एल्कोहल, R के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गई तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, R के साथ CHO लग गया अल्डिहाइड, R के साथ एमिनो ग्रुप लग गया एमाइन एंड सो ऑन। ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली कार्बन की केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले हम लोग पेक्युलरिटी ऑफ कार्बन को समझते हैं। कार्बन एटम को केमिस्ट्री में रेफरेंस एटम की तरह भी लिया गया है। कार्बन एटम हैज टेकन एज रेफरेंस एटम इन केमिस्ट्री। इसका कारण क्या है हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। देखिए, तो इसके 3 आइसोटोप्स। आइसोटोप का क्या मतलब होता है कि एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर इज डिफरेंट। एक है 12, दूसरा है 13 और तीसरा है 14। तो कार्बन 12 ये 98.8% अवेलेबल है, कार्बन 13 1.1% एंड कार्बन 14 ये 0.0001% अवेलेबल है। अब ये जो कार्बन 14 है दिस इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। और आपने कार्बन डेटिंग का नाम सुना होगा कि जो बहुत पुरानी चीजें खुदाई वगैरह में मिलती हैं तो उसके एज का कैसे पता चलता है, इसी टेक्निक से पता चलता है, कार्बन डेटिंग से। सो दिस इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग टू फाइंड द एज ऑफ एनी पर्टिकुलर ओल्ड सबस्टेंस। इसकी हाफ लाइफ जो है कार्बन 14 की, जिसे हम टी हाफ या हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, ये होता है 5730 ईयर्स। अब इसका मतलब क्या है? हाफ लाइफ पीरियड, किसी भी रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का मतलब हुआ वो पीरियड जिसमें रिएक्टेंट आधा रह गया, या फिर हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, या फिर हाफ ऑफ द रिएक्शन इज फिनिश्ड। किसी भी तरह से इसको आप डिफाइन कर लीजिए। अब इसको आप ऐसे समझिए, अगर 100 ग्राम कार्बन 14 है तो इसको 50 ग्राम होने में 1 हाफ लाइफ पीरियड लगेगा। 15 ग्राम को 25 ग्राम होने में अगला टी हाफ पीरियड लगेगा। 12.5 ग्राम होने में अगला टी हाफ टाइम लगेगा, और इसे भी हाफ होने में टी हाफ टाइम लगेगा। अब जरा देखिए, 100 ग्राम से 6.25 ग्राम होने में कार्बन 14 को कितना समय लग रहा है? टोटल टाइम कितने हो गए टी हाफ? 1 2 3 4, तो 4 इंटू 5730 ईयर्स। अब जोड़ लीजिए, यानी कि कहा जाता है रेडियो एक्टिव रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स। इसीलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट को खतरनाक माना जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर कार्बन की वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से कार्बन इतने तरह के कंपाउंड बनाना शुरू कर दिया इसने। मतलब इतने तरह के कंपाउंड कार्बन बना सकता है, बनाता है, जिसकी वजह से केमिस्ट्री में एक अलग ब्रांच की जरूरत पड़ गई।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन। देखिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है, दिस इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का क्या मतलब हुआ? इट कैन फॉर्म 4 bonds in first excited state। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो ग्राउंड स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2, 2s2, 2p2। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है। तो चलिए, इसको मैं इसके सबशेल को डायग्राम की तरह इसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए, एस में 2s में दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। देखिए, हमें आउटर मोस्ट शेल से मतलब है, बिकॉज रिएक्शन में आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे टेक पार्ट इन द रिएक्शन, है ना। और यही वजह है कि इन इलेक्ट्रॉन को जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन है जो कि रिएक्शन में हिस्सा लेते हुए किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को तय करते हैं। देखिए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जब कार्बन के पास कोई दूसरा एलिमेंट आ रहा है तो फिर क्या होता है कि रिएक्शन होने के पहले इसमें एक एक्साइटमेंट होती है। एक्साइटमेंट इन द सेंस कि इसकी एनर्जी लेवल थोड़ी बढ़ती है। अब एनर्जी लेवल जब बढ़ती है तो एनर्जी का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर इधर उधर भागना शुरू करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ने देखा कि 2p में एक खाली जगह है, तो वो यहां पर आ जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसमें क्या होगा? अब 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, तो वहां पर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की जरूरत होती है। तो जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे उतनी पॉसिबिलिटी है बॉन्ड बनने की। तो ग्राउंड स्टेट में केवल 2 ही बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी थी, बट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट उसमें अब 4 बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी आ गई। अब सेकेंड है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एज वेल एज शेप। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एज वेल एज, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता। यूजली चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज्ड हो जाते हैं, तो कोई भी लोन पेयर नहीं बचता है। तो अगर लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री होती है वही उस कंपाउंड का शेप भी हो जाता है। तो यहां पर कार्बन जो है टेट्राहेड्रल होता है अगर 4 बॉन्ड बनाए, एक ऊपर है, एक बॉन्ड को मैं ऐसे बना रहा हूं, इसका मतलब है कि ये हमारे सामने है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। दूसरा हम लोग डॉटेड बनाते हैं, इसे कहते हैं डैश्ड वेज, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। दिस इज कॉल्ड डैश्ड वेज। इसका मतलब है ये बॉन्ड जो है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। एंड दिस इज सॉलिड वेज, यानी टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये टेट्राहेड्रल है। जो आपने देखा होगा जो कैमरे वगैरह का जो ट्राइपॉड होता है बिल्कुल उसी की तरह है ये। नीचे जो है ऊपर एक आर्म है और नीचे 4 जो है आर्म्स लेग की तरह हैं, और
दो आर्म के बीच में यहां पर जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। एंड थर्ड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड। देखिए सिंगल बॉन्ड तो बना ही रहा है, एक डबल बॉन्ड या फिर दो डबल बॉन्ड या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड। और चौथा, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन इज कैटिनेशन। कैटिनेशन जो है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग का मतलब यह हुआ कि ये आपस में इतने लिंक्स बना सकते हैं कि बिल्कुल जो पेरेंट चेन जो है बढ़ता जा सकता है। एक एग्जांपल देखिए, एक कार्बन से दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, मान लिया यहां डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, मान लिया यहां ट्रिपल बॉन्ड है। फिर उसके बाद यहां पर एक ब्रांच हो सकता है ना, यहां पर एक ब्रांच हो सकता है, तो यहां पर 3 कार्बन डाल दिया, है ना, या फिर यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा जो है ये कंपाउंड बना सकता है। अब इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में ऐसी क्या खास प्रॉपर्टी आ गई भाई? देखिए, जब ये कई तरह के बॉन्ड बना सकता है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन भी जो है डिफरेंट हो सकती है, बल्कि होती ही है। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में हम लोग यहां नहीं पढ़ेंगे, इसकी सही जगह केमिकल बॉन्डिंग है। लेकिन यहां पर मैं एक छोटा सा एक ब्रीफ में दे देता हूं जो कि हमारे लिए काफी इफेक्टिव रहेगा। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन को पता करने के दो मेथड होते हैं। एक जो है बड़ा शॉर्ट मेथड है लेकिन काफी करेक्ट है, और एक मेथड जो होता है जो आयन वगैरह के भी हाइब्रिडाइजेशन निकालने में मदद कर देता है। देखिए, फर्स्ट है स्टेरिक नंबर मेथड। अब यहां पर सवाल आता है कि व्हाट इज स्टेरिक नंबर। देखिए, स्टेरिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। देखिए, बॉन्ड पेयर हमने लिखा तो इसका मतलब बॉन्ड से है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे बॉन्ड पेयर कहा गया। यानी एक बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड पेयर हुआ, 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड पेयर हुआ, एंड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर कितने हैं, तो इसके आधार पर हम लोग आसानी से हाइब्रिडाइजेशन तय कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। स्टेरिक नंबर, देखिए सबसे पहले जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। सबसे पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और बाद के बॉन्ड जो होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा तो पाई होंगे। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर चलिए बॉन्ड एंगल भी, क्योंकि कुछ के बॉन्ड एंगल तो हमें याद रखने ही पड़ेंगे। देखिए, स्टेरिक नंबर क्या हमने देखा है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर मान लिया कि 4 हैं, यानी कि 4 बॉन्ड हैं, तो ये 4 ही बॉन्ड बना सकता है, लोन पेयर तो होगा नहीं फिर, तो 4। अब 4 सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सारे के सारे क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे और पाई की संख्या 0 होगी। हाइब्रिडाइजेशन 4 का मतलब क्या हुआ, 4 ऑर्बिटल। देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, देखिए 1 मिनट पीछे, एक एस ऑर्बिटल है और
3 p ऑर्बिटल्स हैं। p सबशेल के अंदर ये जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं इसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। यही जो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, एक s और 3 p, sp3। तो sp3 का शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। चलिए, अब अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सिग्मा बॉन्ड 3 है और पाई बॉन्ड 1 है, तो पाई बॉन्ड की गिनती हाइब्रिडाइजेशन में नहीं की जाती है। तो यहां पर 3 हो गए, 3 स्टेरिक नंबर। तो 3 का मतलब क्या हुआ, एक तो एस होगा ही होगा, तो 2 पी आ जाएंगे, एक पी प्लस अनदर पी हो गया sp2। और इसकी शेप क्या हो जाती है, इसकी शेप देखिए ऐसे होगी, कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये 120 डिग्री इसका एंगल होगा, इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। इसी तरह से अगर स्टेरिक नंबर 2 है, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, एक एस और एक पी। तो इसका शेप कैसा होगा, 2 डबल बॉन्ड हो गए, एस डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। अब देखिए कैसा है, ये बिल्कुल सीधा लीनियर, इसे कहते हैं लीनियर। और इसे नॉन एंगुलर भी कहते हैं। तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। चलिए, एक और हो सकता है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। तो अब तो एक sp तो हमने कर ही दिया, फिर कौन सी पॉसिबिलिटी है, देखिए ट्रिपल बॉन्ड, यहां एक सिग्मा बॉन्ड है और इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर या नॉन एंगुलर, एंड एंगल 180 डिग्री। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लार्जर इन नंबर, व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लार्जर इन नंबर। कारण लिखिए, ड्यू टू टेट्रावैलेंसी, सेकेंड ability to form single as well as multiple bond, third catenation, and fourth is isomerism। तो जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आइसोमेरिज्म भी पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन कम से कम वन प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट होती है। तो ऐसे कंपाउंड आपस में आइसोमर्स कहलाते हैं, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो खैर ये हम दूसरी जगह पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी आगे हमें जरूरत पड़ती रहेगी। तो ये डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, देखिए अगर मान लिया ए एक एटम है, बी दूसरा एटम है, ए ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एंड इन दिस वे बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब क्या होता है कि अगर मान लिया बी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो वो क्या करेगा, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं उसे वो अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से बी पर डेल्टा माइनस का चार्ज और ए पर डेल्टा प्लस का चार्ज आ जाएगा।
तो टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू ब्रिंग शेयर पेयर और इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उसे अपनी तरफ खींच लेने की टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो जिस पर डेल्टा माइनस का चार्ज आ गया वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन से लेना देना है। देखिए, अगर sp3 है, sp2 है और sp, यही तीन हाइब्रिडाइजेशन कार्बन बार बार मोस्टली शो करता है। तो परसेंटेज ऑफ s, इसमें 1 भाग s है और 3 भाग p है, यानी कि s कितना हो गया 25%। अब यहां पर 1 भाग s है और 2 भाग p है, यानी तो ये आ जाएगा 33.33%। और ये देखिए 50-50 है, 50% s है 50% p है, तो 50%। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा? मोर द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मोस्टली en से भी डिनोट करते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का सबसे कम, फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, फिर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब पॉलिंग स्केल पे अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की पॉलिंग स्केल पे वैल्यू 2.5 आती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की 2.75 आती है और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की 3.25, यानी कि ये अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कंपेयर करते हैं नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 3 है और कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड की 3.2 है। तो इसको हम लोग ऐसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन is more than that of n sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखिए sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की 3.25 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन की 3.0। तो इससे होता क्या है? देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ये जान जाते हैं बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने का क्या मतलब हुआ कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, बॉन्ड का टूटना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और बॉन्ड एनर्जी जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। छोटे धागे को तोड़ना मुश्किल होता है, बड़े धागे को आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस द बॉन्ड लेंथ। तो यहां पर हमें डेल्टा ई यूज करना चाहिए, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। अब यहां पर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ।
अब एक दिया हुआ है CH3 दूसरा दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तीसरा दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और चौथा दिया हुआ है बेंजीन। देखिए पहले वाले में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, दूसरे वाले में डबल बॉन्ड है, तीसरे वाले में ट्रिपल बॉन्ड है और ये बेंजीन है। बेंजीन में एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक प्रॉपर्टी होती है रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस के प्रेजेंस की वजह से इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, वो ना तो 1 होता है और ना ही 2 होता है, यानी कि ना तो ये सिंगल बॉन्ड है और ना ही डबल बॉन्ड है। तो इट इज कंसिडर्ड एज बिटवीन बोथ, तो इसे हम कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सिंगल बॉन्ड है तो ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखिए तो सबसे छोटा हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड वाला एसिटाइलिन या इथाइन, उसके बाद हो जाएगा डबल बॉन्ड वाला, उसके बाद हो जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड वाला, और सबसे ज्यादा बड़ा होगा फर्स्ट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये रिलेशन हमें कई जगहों पर मदद करने वाला है। तो आज हम लोग यहां पे रुकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।